नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान और ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के बड़े फैसलों की बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में कमीशन भर्तियों से लेकर तमाम कर्मचारियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, शिक्षक वर्ग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सभी खबरों पर विस्तार से आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर के साथ। सीएम आज दोपहर अपने चुनाव क्षेत्र नौदौन के लिए रवाना हो चुके हैं। आज शाम 4 बजे के बाद नौदौन के सेरा रेस्ट हाउस में सीएम सुक्खू जनता की समस्याएं सुनेंगे और वहीं रात्रि का ठहराव भी करेंगे। सीएम सुक्खू कल हमीरपुर के हड़ेटा में आर्थिक विकास एवं आजीविका सृजन प्रोजेक्ट नवजीवन का भी शिलान्यास करेंगे और इस प्रोजेक्ट पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें ट्री हाउस स्टे एडवेंचर जोन का निर्माण भी किया जाएगा और इसके बाद सीएम कल भी लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। वहीं 12 जनवरी को सीएम सुक्खू राजीव गांधी मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल अमलेहर की बिल्डिंग और किटपल बलह नौरी सड़क पर मसेहा नाले पर बनने वाले 52 मीटर लंबे पुल का भी शिलान्यास करेंगे और इसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री वापस शिमला लौटेंगे। अगली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, ऊर्जा विभाग व अन्य उपक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और इस दौरान सीएम ने कहा कि विद्युत बोर्ड को और अधिक दक्ष और व्यावसायिक बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। बैठक में उन्होंने अवगत करवाया कि राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री ने अपनी बात फिर दोहराते हुए साधन संपन्न विद्युत उपभोक्ताओं से स्वैच्छिक तौर पर सब्सिडी छोड़ने का भी आग्रह किया और मुख्यमंत्री ने बोर्ड की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की भी विस्तृत जानकारी ली। तो कुल मिलाकर जो है वो मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से बिजली सब्सिडी छोड़ने को लेकर तमाम सभी लोगों से अपील की है, आग्रह किया है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि साधन संपन्न लोग हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि शिमला जिला से ये शुरुआत हुई। शिमला जिला के डीसी, एसपी समेत जो है वो तमाम कई अधिकारियों ने जो है वो सब्सिडी छोड़ी। तमाम मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ने का फैसला लिया है और अब धीरे धीरे जो है वो मुख्यमंत्री ने तमाम ऐसे लोगों से भी आह्वान किया है जो कि साधन संपन्न लोग हैं, आर्थिक रूप से जो है वो मजबूत है। तो फिलहाल अब आने वाले समय में देखना होगा कि मुख्यमंत्री की इस अपील को कितना वर्ग हिमाचल प्रदेश का सुनता भी है और उस पर अमल भी करता है। फिलहाल हम अगली खबर की बात करेंगे। आपने देखा होगा कि जल शक्ति विभाग में पिछले दिनों पानी घोटाले को लेकर जो है वो एक बड़ा विवाद हुआ और इसी विवाद के चलते कई अफसर विजिलेंस की राडार पर है, उनसे जांच की जा रही है और इसी के चलते आज सरकार ने कई बड़े तबादले भी किए हैं। सबसे पहले हम आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात बताते हैं। सरकार ने प्रदेश के 4 तहसीलदार को डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर तैनाती दी है। सरकार ने तहसीलदारों के प्रमोशन व तबादला आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत राजेश कुमार को डीआरओ किन्नौर लगाया गया है, सुमेध शर्मा को डीआरओ सोलन लगाया गया है और नीलकंठ शर्मा को डीआरओ बिलासपुर तैनाती दी गई है। विक्रमजीत सिंह को डीआरओ चंबा में तैनाती दी गई है और इसके साथ ही सरकार ने चंबा में नियुक्त डीआरओ जगदीश चंद को हमीरपुर में तैनात किया है। और इसके अलावा अगर बात करें जल शक्ति की, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि जल शक्ति विभाग में पहले भी जो है बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें घोटाला देखा गया। राकेश सिंघा ने इस मामले को उठाया, उसके बाद जो है वो जल शक्ति विभाग में हड़कंप जैसी स्थिति है, कई अधिकारियों पर जांच चल रही है और इसके चलते जो है वो सरकार ने जल शक्ति विभाग के सहायक अभियंता मोहन सिंह का भी तबादला आदेश जारी कर दिया है। उन्हें नेरवा जल शक्ति डिवीजन के साथ कुपवी का भी जिम्मा सौंपा गया है और सरकार ने शिमला में कुछ समय के लिए 3 सहायक अभियंताओं को भी नियुक्त किया है। इसमें नीरज कुमार को शिमला सर्कल से सब डिवीजन कोटी शिमला भेजा गया है, राजकुमार सर्कल शिमला से सब डिवीजन मतियाना भेजा गया है और प्रेम सिंह शिमला सर्कल 9 से कोटघर मतियाना सब डिवीजन में नियुक्त किया गया है। तो ये जल शक्ति विभाग में कई तबादले आज किए गए हैं। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। ई-केवाईसी न करवाने वाले 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के आदेशों पर ब्लॉक फूड इंस्पेक्टर ने यह कार्रवाई की है
और ये कार्यवाही आगामी एक हफ्ते तक चलेगी। बड़ी बात यह है कि अगर राशन कार्ड में किसी एक सदस्य की भी ई-केवाईसी नहीं होगी तब भी राशन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के इन आदेशों के बाद लाखों उपभोक्ताओं में जरूर हाहाकार जैसी स्थिति हो गई है। कई उपभोक्ता कार्ड ब्लॉक होने की वजह से इस माह भी राशन नहीं ले पाए और अब डिपो संचालकों को भी आदेश जारी हो चुके हैं कि जब तक उपभोक्ता राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाता है उन्हें सस्ता राशन ना दिया जाए। विभाग के इन आदेशों ने लाखों उपभोक्ताओं की चिंता को बढ़ा दिया है। सूत्रों की माने तो जिन 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के राशन कार्ड ब्लॉक किए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा एनएफएसए के हैं। हालांकि ब्लॉक किए गए राशन कार्ड फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे। इसके लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन ऑफलाइन ई-केवाईसी करवानी होगी और प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग की माने तो उन्होंने उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं। इनमें सबसे पहले डिपुओं में जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं, दूसरा लोक मित्र और तीसरा फेशियल ऐप के जरिए ऑनलाइन भी ई-केवाईसी घर बैठकर उपभोक्ता करवा सकते हैं और ई-केवाईसी करवाने के बाद उपभोक्ताओं के ब्लॉक कार्ड एक्टिवेट किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारकों के कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और ये कार्ड तब तक अनब्लॉक नहीं होंगे जब तक उनकी ई-केवाईसी नहीं हो जाती है। और एक और बड़ी बात आपको एक बार फिर बता देते हैं कि राशन कार्ड में अगर 5 मेंबर है तो 5 के 5 सदस्यों की ई-केवाईसी यानी कि आधार अपडेट करना जरूरी है। उसी के बाद जो है वो आपका आधार कार्ड अनब्लॉक किया जाएगा। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। कॉलेज प्रोफेसर व प्रिंसिपल को भी अब सरकार की ओर से इस साल से अवार्ड दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने अवार्ड को लेकर नए नियम जारी किए हैं। कॉलेज कैडर के शिक्षाविदों को 7 अवार्ड कुल मिलेंगे। इसमें 5 टीचिंग फैकल्टी और 2 प्रिंसिपल शामिल होंगे और अवार्ड लेने के लिए वही टीचिंग फैकल्टी पात्र होगी जिन्हें 5 साल फुल टीचिंग का अनुभव होगा और इसके साथ ही उनकी एसीआर में पिछले 3 साल से वेरी गुड मिला हो। वही प्रिंसिपल भी अवार्ड के लिए वही पात्र होगा जो 1 साल रेगुलर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत होगा और साथ ही जो है वो एसीआर में 3 साल से वेरी गुड रिमार्क्स हो। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन अवार्ड के लिए भी ऑनलाइन जो है वो आवेदन इस अवार्ड के लिए होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सरकार को डॉक्यूमेंट्री भी बतानी होगी और अवार्ड के लिए फाइनल करने से पहले शिक्षाविद की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल के साथ शिक्षा सचिव ने आज समीक्षा बैठक की और बैठक में कॉलेज प्रिंसिपल ने इंटरनल असेसमेंट पर सवाल उठाए। प्रिंसिपल ने कहा कि विभाग की इंटरनल असेसमेंट में ये नहीं बताया गया है कि उन्हें कम असेसमेंट क्यों मिली है और शिक्षा सचिव ने 27 जनवरी तक सभी प्रिंसिपल्स को ये समय दिया है कि वो रिपोर्ट भेजे और जो भी उन्हें लगता है कि शिक्षा विभाग की इंटरनल असेसमेंट में खामियां है वो उस रिपोर्ट के जरिए बताए और जो दूसरी बार जो है वो इन कॉलेजों की इंटरनल असेसमेंट उसके बाद होगी। शिक्षा विभाग में कमेटी गठित की जाएगी और फिलहाल जो है वो इस समीक्षा बैठक में बड़ी बात यह है कि कॉलेज प्रिंसिपल्स ने शिक्षा विभाग द्वारा की गई इंटरनल असेसमेंट पर सवाल उठाए और उन्हीं सवालों पर जो है वो शिक्षा सचिव ने 27 जनवरी तक सभी कॉलेजों से लिखित में रिपोर्ट भेजने को कहा है और शिक्षा विभाग जो है वो उसके बाद कमेटी गठित करेगा और दूसरी बार जो है वो कॉलेजों में इंटरनल असेसमेंट करवाई जाएगी। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों में इंटरनल असेसमेंट करवाने का मकसद ये है कि तमाम प्रदेश के कॉलेजों को नेक के लिए तैयार किया जाए ताकि नेक से मान्यता मिल सके और यूजीसी से भी कॉलेजों को बजट मिल सके। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ड्राइंग व शास्त्री भर्ती में विभाग की पुरानी शर्तें फिर से लागू हो गई है। सरकार के आदेशों पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने भर्तियों का प्रोसेस तो शुरू कर दिया है लेकिन उसमें छात्र संख्या की शर्त लगा दी गई है। उन्हीं स्कूलों में ड्राइंग व शास्त्री शिक्षकों की नियुक्ति दी जाएगी जहां पर उक्त विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 10 या इससे ज्यादा हो। उधर सरकार ने भी दोनों विषयों को पढ़ने में छात्रों की कितनी रुचि है इसकी जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग जिलों से हर स्कूल से ऐसे छात्रों का रिकॉर्ड तलब करेगा जहां पर छात्र शास्त्री व ड्राइंग विषय पढ़ रहे हैं। दरअसल
दरअसल हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार ड्राइंग और शास्त्रीय शिक्षक भर्तियों की मांग कर रहे हैं, जिसमें कमीशन व बैच वाइज दोनों तरह की भर्तियां शामिल है। हजारों की संख्या में युवाओं की उम्र भी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई है और यही वजह है कि बेरोजगार युवा सरकार पर नौकरियों को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। हालांकि शास्त्रीय व ड्राइंग भर्ती में अब छात्र संख्या जरूर रोड़ा बन रही है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने ग्रामीण बैंक में अंशकालिक कर्मियों के रूप में काम करने वालों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा है कि कर्मचारियों को बैंक नौकरी से नहीं निकाल सकता है। प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वर्ष 29 मार्च 2019 में ग्रामीण बैंक में पार्ट टाइम काम करने वाले वर्करों को निकालने पर रोक लगा दी थी और इसके बावजूद ग्रामीण बैंक ने कुछ कर्मचारियों को सेवाओं से हटा दिया है और याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि अदालत की रोक के बाद भी अंशकालीन कर्मियों को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन का निपटारा करते हुए बैंक कर्मियों को नहीं निकालने के आदेश दिए हैं और अगर कोई अधिकारी ऐसा करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में जमीन की ई-केवाईसी कर बेनामी सौदों पर नकेल कसी जाएगी। सरकार ने प्रदेश में ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पटवारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है और निदेशक भूमि अभिलेख की ओर से इसको लेकर सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। जमीन की ई-केवाईसी के बाद बैंकों से ऋण लेना आसान हो जाएगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए भी ई-केवाईसी को अनिवार्य करने की तैयारी है और राज्य सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ने ई-केवाईसी के लिए मोबाइल ऐप तैयार की है, जिसमें आधार नंबर की मदद से चेहरे की भी पहचान होगी। जमीन का पूरा रिकॉर्ड आधार नंबर के साथ लिंक किया जाएगा। भूमि रिकॉर्ड, पंजीकरण और विभिन्न प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था में सुधार के लिए जमीन की ई-केवाईसी शुरू की गई है। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री के लिए पहचानकर्ता की जरूरत भी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अगली खबर की बात करते हैं। आईपीएस अफसर इल्मा अफरोज बद्दी की एसपी बनी रहेगी। इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और इल्मा को बद्दी में ही एसपी लगाए जाने की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। इसमें कांग्रेस को नए एसपी के लिए 3 आईपीएस अफसरों का पैनल देना था, मगर सरकार ने कहा कि रूटीन ट्रांसफर की लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर यथास्थिति बनाए रखी जाए और यथास्थिति ये है कि इल्मा अभी पुलिस मुख्यालय में है और विनोद हिमान एसपी बद्दी का कार्यभार देख रहे हैं। एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने बताया कि सरकार जनरल ट्रांसफर कर रही है, इसीलिए 3 अधिकारियों के नाम दे सकते थे। अगर एक ही जगह ट्रांसफर करना होता तो बात कुछ और थी। वहीं याचिकाकर्ता के एडवोकेट आरएल चौधरी ने बताया कि कोर्ट ने इल्मा को एसपी बद्दी लगाने को कहा है। ऐसे में इल्मा एसपी बद्दी होगी या पुलिस मुख्यालय रहेगी, ये स्थिति कोर्ट में लिखित आदेश आने के बाद स्पष्ट होगी और अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को रखी गई है। अगली खबर की बात करें। प्रदेश सरकार और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के बीच आज सचिवालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं तैयारी परियोजना को लेकर 100 मिलियन यूरो यानी कि 900 करोड़ का एमओयू साइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम को कम करना है। हिमाचल के हिस्सों में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड पर रोक लगाना इस परियोजना का अहम बिंदु रहेगा और इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और अतिरिक्त सचिव परियोजना निदेशक निशांत ठाकुर बैठक में मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदाओं से लगातार ग्रस्त हो रहा है और ऐसे में आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के मकसद से फ्रांस की डेवलपमेंट एजेंसी के साथ 900 करोड़ का ये एमओयू हुआ है। परियोजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बाढ़ पूर्वानुमान में सुधार और कृषि के लिए जलवायु सहायता प्रदान करना और व्यापक आपदा प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन होगा और जैव इंजीनियरिंग नर्सरियों की स्थापना इसमें शामिल है। इस परियोजना को 5 साल में पूरा किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो भंग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में पोस्ट को 928 स्टेनोग्राफर में एफआईआर दर्ज की गई है।
विजिलेंस लंबे समय से इस पोस्टकोड की जांच कर रही थी। जांच में ओएमआर शीट और टाइपिंग टेस्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर में कर्मचारी चयन आयोग के कर्मचारियों और परीक्षा के अभ्यर्थियों सहित कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है। हालांकि अभी तक इस एफआईआर में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। वर्ष 2022 में भंग हो चुके कर्मचारी चयन आयोग के समय में 9 दिसंबर 2022 को पोस्टकोड 928 स्टेनोग्राफर के 66 पदों के लिए ली गई टाइपिंग परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया था और इसमें 505 अभ्यर्थियों में से 107 अभ्यर्थी ही टाइपिंग परीक्षा पास कर पाए। वही परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की दस्तावेज जांच की प्रक्रिया 6 जनवरी 2023 को तय हुई थी, लेकिन दस्तावेजों के मूल्यांकन से पूर्व ही जेआईटी का पर्चा लीक होने का खुलासा हुआ और इसके बाद से लंबी जांच चली और एक के बाद एक कई पोस्टकोड में पेपर लीक और ओएमआर शीट पर गड़बड़ी पाए जाने पर कई एफआईआर दर्ज हुई। अब इस मामले में एक और एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में श्वेता राणा, नीतीश, जितेंद्र कुमार, सुरेंद्र शर्मा, युद्धवीर सिंह, उमा आजाद, गोपाल दास, रमेश कुमार, किशोरी लाल और मदन को नामजद किया गया है। तो फिलहाल अब इस मामले को लेकर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हुई है और इस पोस्टकोड का रिजल्ट तब तक घोषित नहीं होगा जब तक कि विजिलेंस इस पर क्लियरेंस नहीं दे देती है। अगली खबर की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के मानपुरा स्थित स्मर्थ लाइफ साइंस फार्मा कंपनी में आज सुबह 4 बजे करीब भीषण आग लग गई। फार्मा उद्योग में जब आग लगी तो नाइट शिफ्ट के लगभग 35 कर्मचारी काम कर रहे थे। आग के बाद अफरा तफरी मची और कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई और इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। 11 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पाया जा सका, मगर तब तक फैक्ट्री का अधिकतर हिस्सा जलकर राख हो गया। इसमें लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है और ये कंपनी गंभीर बीमारियों की दवाएं बनाती है। इसमें 300 से ज्यादा कर्मचारी अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। अगली खबर की बात करें, चंबा जिला के भरमौर में बीती रात एक कार दुर्घटना में ब्रेही के रहने वाले अनु कुमार की मौत हो गई। कार बेकाबू होकर 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और ये हादसा सुनारा कुंडी रोड पर हुआ। अनु कुमार अपनी भतीजी को मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाने के बाद घर लौट रहा था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा मृतक के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर हुआ था। रात भर मृतक का शव खाई में पड़ा रहा और आसपास के लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। आज सुबह जब खच्चर वाले अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकले और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को देखा तो पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी। अगली खबर की बात करें तो कांगड़ा जिला पुलिस नूरपुर को अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। वह पुलिस थाना फतेहपुर लाया गया है। गिरोह ने मचछोट के 21 वर्षीय युवक मनीष राणा को वीडियो कॉल करके उनका अश्लील वीडियो बना लिया था और उनकी वीडियो को सोशल साइट्स पर अपलोड करने की धमकी दे रहे थे। युवक मनीष राणा ने बेइज्जत के डर से उनके खाते में 11,000 रुपए की राशि ट्रांसफर भी कर दी थी, लेकिन शातिरों की ओर से फिर से पैसे मांगे जा रहे थे। युवक ने प्रताड़ित होकर 1 जनवरी 2024 को अपने मोबाइल पर सुसाइड नोट लिखकर चाचा को व्हाट्सएप पर भेजकर आत्महत्या कर ली थी और युवक का शव जंगल में मिला था। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने थाने में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी थी और पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस करते हुए राजस्थान से 2 युवकों पंकज व सचिन को गिरफ्तार किया है। वह पुलिस थाना फतेहपुर लाया गया है। डीएसपी ज्वाली वीर सिंह ने बताया कि इस केस में पुलिस की ओर से 2 युवकों को राजस्थान से गिरफ्तार करके फतेहपुर लाया गया है। दोनों युवकों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे सख्ती से पूछताछ कर बाकी गिरोह के सदस्यों को भी पकड़ा जाएगा। अगली खबर की बात करें तो शिमला शहर के सदर थाना क्षेत्र में 10 माह पहले नाले में मिले एक युवक की संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मृतक गोविंद के पिता भूपराम की शिकायत पर 9 माह बाद पुलिस ने आज हत्या का मामला दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और 379 के तहत ये मामला पंजीकृत किया गया है। मृतक गोविंद शिमला जिले के सुन्नी क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का निवासी था। 21 मार्च 2024 को शिमला के लिए घर से निकला था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। कुछ दिन बाद परिवार को सूचना मिली कि गोविंद का शव शिमला शहर में शांकली नाला के पास संदिग्ध परिस्थितियों
वीडियो में मिला है। पिता भूपराम का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या की गई है। भूपराम ने बताया कि गोविंद के साथ अंतिम बार पवन नाम के व्यक्ति को देखा गया था और भूपराम का यह भी कहना है कि पवन ने पहले गोविंद को शराब पिलाई और फिर उसे जान से मारने की साजिश रची। उनका आरोप है कि पवन ने गोविंद पर हमला भी किया और उसे नाले में फेंक दिया। पुलिस की शुरुआती जांच से असंतुष्ट पिता भूपराम ने अपने स्तर पर मामले की तहकीकात शुरू की। उन्होंने पाया कि उनके बेटे के पास से उसका मोबाइल फोन और नकदी गायब थी। परिवार की निरंतर दबाव और सबूतों के आधार पर आखिरकार 9 माह बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर दिया। अगली खबर की बात करें, बिलासपुर घुमारवीं सड़क पर बेनला के पास एक निजी स्कूल बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार भाई बहन को चोटें आई है। स्थानीय लोगों ने दोनों को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार अभिनंदन गौतम की शिकायत के आधार पर आरोपित बस चालक के विरुद्ध थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया है। अगली खबर की बात करें, ऊना जिला के अंब में कल रूही रेलवे लाइन के समीप 22 वर्षीय युवती को चाकू दिखाकर सैलरी से भरा बैग छीनने का मामला सामने आया है। युवती ने ऑल्टो कार सवार करीब आधा दर्जन लुटेरों पर आरोप लगाते हुए अंब पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि वो पिछले काफी समय से गकरेट से मुबारकपुर रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर कार्य करती है। बीती देर शाम को छुट्टी के बाद पंप मालिक से अपनी सैलरी लेकर स्कूटी से घर जा रही थी। रेलवे लाइन कल रूही के पास स्कूटी के आगे एक बिना नंबर की ऑल्टो कार आई, जिसमें सवार करीब आधा दर्जन युवकों ने चाकू दिखाकर पर्स छीन लिया और धक्का देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, चंबा व जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में कल कई स्थानों पर बारिश के साथ बर्फबारी होगी। मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्जन के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की माने तो राज्य में 12 जनवरी को भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। 13 से 16 जनवरी के बीच मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई जा रही है, मगर इस दौरान भी समूचे प्रदेश में शीतलहरों के प्रवाह का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे प्रदेश में जनता को आगामी दिनों के दौरान भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।